Hello everyone. Today we are going to read about phrase and clause. Phrase and clause is a very basic topic for grammar and this topic is relevant for every class. So it is very important to clear our basics first and then we can move on further. So first of all, what is phrase? Phrase is a part of sentence. So first which is important thing is that फ्रेज जो होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है. मतलब आपके पास एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के ही अंदर फ्रेज आता है. फ्रेज उसका एक हिस्सा होता है. फ्रेज को हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं सेंटेंस से, ये भी हम देखेंगे. क्लॉज से ये कैसे अलग होता है ये भी अभी हम आपको बताएंगे. सो फर्स्ट थिंग, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ मीनिंग बट इट कैन नॉट बी यूज इंडिपेंडेंटली. सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखनी है वो ये है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी सेंटेंस में ही कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग होती है लेकिन हम उसको इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं कर सकते. तो इंडिपेंडेंटली यूज़ करने का मतलब क्या है कि अगर आप उसको सेंटेंस से अलग कर दोगे तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं उसका कोई सेंस नहीं रह जाएगा. मीनिंग तो होगा, उसका अर्थ तो निकलेगा लेकिन उसका सेंस नहीं रह जाएगा. वो बात बहुत इनकम्प्लीट लगेगी. तो उसको हम इंडिपेंडेंटली यानी कि उसको अगर हम सेंटेंस से अलग कर देंगे तो उसका कोई भी यूज़ नहीं रह जाएगा. और ऐसा क्यों है, क्यों हम इसको इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं कर सकते हैं? उसका रीज़न ये है, इट डज़ नॉट हैव वर्ब. क्योंकि उसमें वर्ब नहीं होती है या सब्जेक्ट नहीं होता है, इस वजह से हम इसको इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं कर सकते हैं. क्योंकि बिना सब्जेक्ट और वर्ब के आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते हो. तो इसको हम इंडिपेंडेंटली इसी वजह से यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसमें वर्ब नहीं होता. सो अगर हम इसको कंपाइल करें तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये फ्रेज़ जो होता है ये एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसकी मीनिंग होती है लेकिन अगर हम उसे सेंटेंस से अलग कर तो उसका कोई भी सेंस हमारे सामने नहीं आएगा. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इट डज़ नॉट हैव वर्ब. इसमें वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होता, यानी इसके ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वर्ब और सब्जेक्ट नहीं आएगा. एग्जाम्पल से देखें, अगर दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है विच इज़ दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो इफ़ वी लुक एट दिस एग्जाम्पल तो वील नो दैट दिल्ली इज़ सब्जेक्ट. दिल्ली हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के लिए हमारी ये वर्ब है इज़. सो मैंने पहले ही बताया कि फ्रेज़ में कभी सब्जेक्ट और वर्ब आता ही नहीं है, यानी कि अगर इसको हम बाहर कर देते हैं. अब क्या रह गया हमारे पास, द कैपिटल ऑफ इंडिया. अब द कैपिटल ऑफ इंडिया को अगर हम ध्यान से देखें तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. सेकेंड थिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बाद अगर हम इसकी मीनिंग पूछें तो हमें मीनिंग पता चलेगी इसकी कि मीनिंग क्या है, विच इज़ भारत की राजधानी. सो कैपिटल ऑफ इंडिया का मीनिंग है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है. तो दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं. अब अगर हमें ये देखना है, अब हमें नेक्स्ट चीज़ चेक करनी है कि इसको हम इंडिपेंडेंटली कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो अगर आप देखो कि यहाँ पे दिल्ली इसको हटा दें, सब्जेक्ट और वर्ब को अगर हम हटा दें तो कैपिटल ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंटली नहीं यूज़ कर सकते, इसका कोई भी सेंस नहीं आएगा. अगर हम सिर्फ इतना लिख दें द कैपिटल ऑफ इंडिया तो इसका कोई भी सेंस नहीं होगा. तो जब सेंस नहीं होगा तो फिर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर दिस कि सेंस अलग होता है, मीनिंग अलग है एंड सेंस अलग होता है. ये हम सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अभी इतना जानना ज़रूरी है कि द कैपिटल ऑफ इंडिया में मीनिंग है, इसका अर्थ है लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है. अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली यूज़ करते हो तो इसका कोई भी सेंस नहीं निकलेगा. आगे इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें, आई वेंट टू कश्मीर एंड एन्जॉयड नेचुरल सीनरी फॉर द फर्स्ट टाइम. तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास दो वर्ब है, वेंट एंड एन्जॉयड. सो दिस पोर्शन कैन नॉट बी यूज्ड एज फ्रेज. इस पार्ट में अगर हम देखें फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि इन्जॉयड क्या आपने इन्जॉय किया, नेचुरल सीनरी इन्जॉय की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट. क्या से और हुम से, वॉट और हुम से अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है. उसके अलावा अब ऑब्जेक्ट के अलावा हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड बच जाता है. अब हमें ये चेक करना है कि ये हमारा फ्रेज है या नहीं है. अगर आप देखो तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और अगर मैं पूछूं कि इसका मीनिंग क्या है तो इसका मीनिंग क्या होगा, पहली बार. तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, मीनिंग है, लेकिन आप बाकी सारे
चीज़ों को हटा के केवल अगर आप इतना ही पोर्शन यूज़ करना चाहो तो इसका कोई भी सेंस नहीं होगा। तो ये होता है हमारा फ्रेज। अब हम क्लॉज से जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन क्लॉज। सो पहले सिमिलैरिटीज़ भी होंगी इसमें कुछ, और उसके बाद डिफरेंस भी होगा। तो सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं कि क्लॉज इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो दिस थिंग इज़ सिमिलर। फ्रेज जो होता है वो भी सेंटेंस का पार्ट होता है, और जो क्लॉज होता है वो भी हमारे सेंटेंस का पार्ट होता है। सेकेंड थिंग जो सिमिलर है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ मीनिंग। तो ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, ये भी सेंटेंस का पार्ट है, ये भी सेंटेंस का पार्ट है। सेकेंड थिंग, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें मीनिंग होती है, और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें मीनिंग होती है। अब डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस कहाँ आता है? बट इट कैन नॉट बी यूज इंडिपेंडेंटली, और इसमें क्या है, इट कैन बी यूज इंडिपेंडेंटली। यानी अगर आप इसको सेंटेंस से हटा भी देते हो तो भी आप इसको इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हो। सो ये डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस ये होता है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो क्लॉज को पता करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब का एक ग्रुप होता है। ऐसा होता है कि सेंटेंस में कई सारी वर्ब यूज़ होती है, तो जितनी भी वर्ब या जितने भी सब्जेक्ट यूज़ होते हैं एक सेंटेंस में, आपको पता चल जाएगा कि उतने क्लॉज सेंटेंस में यूज़ हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस सेंटेंस में देखें, आई वेंट टू कश्मीर एंड एन्जॉयड नेचुरल सीनरी, अगर इसमें हम देखें तो एक हमारी मेन वर्ब यूज़ हुई है वेंट, और एक यूज़ हुई है एन्जॉयड। सो ये दो मेन वर्ब यूज़ हुई है, दैट मीन्स कि इस सेंटेंस में दो क्लॉज है। तो जितनी मेन वर्ब यूज़ होगी उतनी ही हमारे पास एक सेंटेंस में क्लॉज होती है। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब का ग्रुप होता है, इसी वजह से इसको हम इंडिपेंडेंटली भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेज से ये अलग कैसे है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, ये सिमिलैरिटी है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, इसकी मीनिंग होती है, ये भी दोनों में सिमिलर है। बट फ्रेज को हम अलग से यूज़ नहीं कर सकते, सेंटेंस से अलग करके इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो सेंटेंस से अलग करके क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सो आई वॉन्ट टू बाय वेजिटेबल्स सो आई एम गोइंग देयर। तो मुझे वेजिटेबल मैं ख़रीदना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बाज़ार जा रहा हूँ। अगर इसमें हम काउंट करें तो ये पूरा सेंटेंस में अगर हम देखें कि हमारे पास कितनी मेन वर्ब है या कितने सब्जेक्ट है, तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आई वॉन्ट, दिस इज़ अ मेन वर्ब एंड सब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट, एंड हेयर ऑल्सो आई एम, this is also a group of subject and verb. So we can easily find out that in this sentence we have two clause. First this one, and second this one. So we'll talk about the kind of clause, and there are so many things, but firstly today we are going to clear it, the basic of clause and phrase. Okay, then clause, the necessity in clause is that you have to use conjunction, because without conjunction you cannot join it. So अगर आप कंजंक्शन को हटा देते हो, आप सपोज अगर आप कंजंक्शन को हटा देते हो तो इस वाले क्लॉज का भी यूज़ हम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। इसका मीनिंग निकलेगा आई वॉन्ट टू बाय वेजिटेबल्स। अगर केवल आप इतना भी बोलते हो तो इसका मीनिंग और सेंस दोनों हैं कि मैं सब्ज़ी खरीदना चाहता हूँ। और दूसरा आई एम गोइंग देयर, या फिर अगर हम इसको रिप्लेस कर दें आई एम गोइंग टू मार्केट, तो इसका भी आपको क्लियरली मीनिंग समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। तो जब कंजंक्शन जोड़ दिया, इन दोनों के बीच में कंजंक्शन लगा दिया और यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर हम इसी कंजंक्शन को हटा देते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं, तो भी ये हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस की तरह काम करेगा। यानी अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये इस तरीके से हमारे दो अलग अलग सेंटेंसेस बन जाएंगे। एक हो जाएगा आई वॉन्ट टू बाय वेजिटेबल्स, एंड सेकेंड हो जाएगा आई एम गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे देयर की जगह मार्केट, सॉरी यहाँ पे मार्केट ही होना चाहिए था, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो ये जब हमने इसको अलग अलग कर दिया तो ये अलग अलग मीनिंगफुल सेंटेंस हो गए। जब हमने इसको कंजंक्शन के साथ जोड़ दिया तो ये एक सेंटेंस बन गया और ये दो क्लॉज हो गए। सो आई होप आई एम एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। एंड फिर से एक बार इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, एंड देन हम
अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सेंटेंस से अलग कैसे होते हैं, या क्लॉज जो है वो सेंटेंस से अलग कैसे होगा, इसके टाइप्स कितने हैं, फ्रेज के टाइप कितने हैं, सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें।